और कंपनी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। श्रीराम फाइनेंस वैसे ईयर टू डेट एक आउट परफॉर्मर रहा है, लेकिन आज कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है। नतीजों के लिहाज से देखिए तो अनुमान के करीब ही आए हैं। कंपनी के प्रॉफिट और ब्याज में 8 से 20% तक का उछाल देखने को मिला। तिमाही दर तिमाही आधार पर अगर आप गौर करें, डिस्पर्समेंट हल्का सा कम हुआ है। अब ऐसा क्यों हुआ? कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन उमेश रेवांकर हमारे साथ हैं। उमेश जी, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 21% बढ़ते हुए, ब्याज से आय भी रफली 21% बढ़ी है। उसके बावजूद ये डिस्बर्समेंट्स में कमी क्या सीजनैलिटी का इम्पैक्ट है या फिर क्या हुआ एग्जैक्टली एमएसएमई और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में, अगर आप उसे हमें समझा सके। थैंक यू। देखिए, नॉर्मली Q1 और Q4 हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि Q4 में थोड़ा नया गाड़ी का, बड़ा व्हीकल का, बड़ा टिकट लोन का डिमांड ज्यादा रहता है क्योंकि वो डिप्रिसिएशन का एक एडवांटेज रहता है कस्टमर को। इसलिए Q1 में नॉर्मली स्मॉलर टिकट साइज रहेगा। फिर भी ईयर ऑन ईयर आप देखें तो हमारा डिसबर्समेंट 23% अप था। सो Q1 नॉर्मली थोड़ा स्लो जाती है, फिर भी दिस Q1 वाज मच बेटर देन लास्ट ईयर Q1। इसलिए मुझे लगता है कि वी हैव बिगन वेल, सो आई थिंक वी शुड बी एबल टू डू वेल। एमएसएमई विल कंटिन्यू टू ग्रो। एमएसएमई का डिमांड बहुत अच्छी है रूरल एंड अर्बन में। थोड़ा गोल्ड लोन में थोड़ा हम मॉडरेट हो गया ग्रोथ। फिर भी हमारा प्लान ये है कि Q2 और H2 में हम गोल्ड लोन में ज्यादा फोकस करेंगे और ग्रो करेंगे। ओके, तो रफली किस तरह की ग्रोथ आप एंटिसिपेट कर रहे हैं H2 में, अगर उसका एक अंदाजा दे सके, या फिर इवन सेकंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स उमेश जी? देखिए, अभी Q1 Q2 ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा क्योंकि मानसून का इम्पैक्ट और थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस रहेगा। एक्सेस और लोअर मानसून ये सब Q2 में रहता है। सो Q1 Q2 विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर। लेकिन H2 में क्या होता है, इफ देयर इज ए गुड मानसून और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत अच्छा रहता है। अभी तक मानसून का इम्पैक्ट बहुत अच्छा रहा, तो हमको लगता है कि H2 में रूरल डिमांड बहुत बढ़ेगा, स्पेशली टू व्हीलर, ट्रैक्टर और गोल्ड लोन। ये तीनों का डिमांड बहुत अच्छा रहेगा सेकंड हाफ में। और एमएसएमई इज वी आर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। हम क्या कर रहे हैं, एमएसएमई लोन नया ब्रांच ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हमारा पहले दो कंपनी था, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस। अभी मर्ज होने के बाद हम एक एक करके श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का ब्रांच एक्टिवेट कर रहे हैं गोल्ड लोन और एमएसएमई के लिए। वो एक्टिवेट कितना ज्यादा कर रहा है उतना हमारा ग्रोथ ज्यादा आएगा। उमेश जी, सिंस अभी तक की बातचीत में, हालांकि मेरे प्रश्न दूसरे थे, लेकिन मैं सिंस आप काफ़ी बात कर रहे हैं गोल्ड लोन्स की, तो आप क्या मानते हैं, मीन सेकेंड हाफ में क्या ग्रोथ दिख रहे हैं आप गोल्ड लोन्स में? नहीं, बेसिकली वो एक्टिवेशन रहता है ब्रांच का। और मुझे लगता है कि एक बार ये रूरल डिमांड, क्रेडिट डिमांड बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली सब टाइप, ऑल काइंड ऑफ अ लोन रिक्वायरमेंट गोस अप। सो क्रेडिट डिमांड बढ़ते ही मुझे लगता है कि सेकंड हाफ में वो इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, मेनली बिकॉज ऑफ मोर ब्रांचेस आर अवेलेबल। अच्छा उमेश जी, एक और चीज़, आई मीन एनआईएम्स की ट्रैजेक्टरी आप क्या देख रहे हैं? थोड़ा सा इस बात को मैं इस पर्सपेक्टिव से भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि जो बैंक्स हैं वो डिपॉजिट्स लेने में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं और डिपॉजिट्स जो आ रहे हैं वो हायर कॉस्ट पे आ रहे हैं। तो एग्जैक्टली जब तक कि रेट कट्स फाइनली होते नहीं हैं, आपको एनआईएम्स की ट्रैजेक्टरी क्या नज़र आ रही है और ये कॉस्ट प्रेशर्स क्या विजिबल हैं अभी? अब देखिए, हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन आप ईयर ऑन ईयर आप देखें तो Q1 का कंपेयर किया तो वो बढ़ गया है। फ्रॉम 8.38 इट इज गॉन टू 8.79। तो बट Q on Q में थोड़ा मॉडरेट हो गया, मेनली बिकॉज वो हमारा Q4 में नया गाड़ी का लेंडिंग ज्यादा रहता है, तो हमारा लेंडिंग वहां पे मार्जिन थोड़ा कम रहता है नया गाड़ी में। और थोड़ा हमारा हाई टिकट लोन, पर्सनल लोन और गोल्ड लोन में हमने Q1 में थोड़ा मॉडरेट किया था। हमने थोड़ा हमारा क्रेडिट रूल्स को थोड़ा बदला था, इसका वजह से थोड़ा मॉडरेट हो गया। इसलिए हमने 8.79 में वो मार्जिन
अचीव किया है Q1 में। मुझे लगता है कि हम ये मेंटेन कर पाएंगे और एज द सेंट्रल बैंक चेंजेस द पॉलिसी, आरबीआई पॉलिसी चेंज थोड़ा पॉलिसी रेट में कम किया तो वो एडवांटेज तो मिलेगा। अभी हमें नहीं लगता है कि हमारा मार्जिन प्रेशर आएगा बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी, क्योंकि हमारा बहुत वाइड सोर्स ऑफ रिसोर्सेस है। वी आर रेजिंग मनी फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट में रेज कर रहे हैं, कैपिटल मार्केट में भी रेज कर रहे हैं, बैंक में बहुत हमारा पोर्टफोलियो बेसिकली प्रायोरिटी सेक्टर के लिए बैंक हमको लेंडिंग करती है। इसके वजह से हमारा कॉस्ट ऑफ फंड्स रीजनेबल रहा है, हमें कुछ प्रेशर नहीं दिख रहा। ओके अच्छा सर, ये कंफर्टेबल हो कि आप बोल सकते हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ दिस फिस्कल विल बी स्लाइटली बेटर फॉर यू। दो चीज़ों के मद्देनज़र देखिए, एक तो आपका जो सेंस अभी आपने रूरल को लेके काफ़ी अच्छी टिप्पणियां करी और मॉनसून ठीक ठाक रहा तो स्थिति, और दूसरी बात यह है जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है सर, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट चुनाव होके गए और उसके बाद ऑर्डर्स का आवंटन होता है, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती हैं वो दोबारा स्टार्ट होती हैं। ये दो चीज़ें क्या आपके सेकेंड हाफ को स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं क्या? हाँ, डेफिनेटली। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट का आउटले भी बढ़ गया है तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी ए डिमांड, क्योंकि टिपिकली इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग सितंबर का बाद शुरू हो जाता है। अगस्त तक थोड़ा ठंडा रहता है, बाद में सितंबर में शुरू हो जाता है। तो हमें लगता है कि इसका वजह से डिमांड बढ़ेगा और मानसून अच्छा होने से रूरल का बाकी डिमांड भी बढ़ेगा, स्पेशली ट्रैक्टर। उमेश जी, इस समय अगर अंदाजा दे सके यहाँ से आगे और निकट भविष्य में क्रेडिट कॉस्ट की सिचुएशन क्या रहेगी, क्योंकि बहुत वेरिड रिस्पॉन्सेज बाकी कम्युनिटी, बाकी फ्रेटर्निटी से मिली है, तो आपके लिए स्थिति कैसी बन रही है? क्रेडिट कॉस्ट हमारा Q1 में 1.89 था, कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर फुल ईयर 1.97, थोड़ा इम्प्रूवमेंट था व्हेन कंपेयर टू द फुल ईयर। मुझे लगता है कि क्रेडिट कॉस्ट हम मेंटेन कर पाएंगे सेम रेंज में, अराउंड लेस देन 2। हम टारगेट रखा है 2% का, वी विल बी एबल टू मेंटेन इट, क्योंकि ओवरऑल एसेट क्वालिटी हैज बीन इम्प्रूविंग। हमारा लास्ट 4-5 क्वार्टर्स आप देखें कंटिन्यूसली, क्वार्टर ऑन क्वार्टर द एसेट क्वालिटी इज इम्प्रूविंग। सो कहीं भी एक सरप्राइज और नहीं तो क्रेडिट कॉस्ट ज्यादा होने का अनुमान नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी, एंड गुड लक फॉर FY25। आपसे बात करके हमेशा बड़ी पिक्चर समझ में आती है कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है। गुड लक फॉर FY25 सर। स्टॉक एक आउट परफॉर्मर रहा है। इनफैक्ट इस चर्चा को शरद आपने सुना। अब बताइए, श्रीराम फाइनेंस जो ईयर टू डेट एक अच्छा परफॉर्मर रहा है, 29 के लेवल्स पर आप खरीदारी करने के पक्ष में है या नहीं? अगर आप री रेटिंग की उम्मीद से खरीदना चाहते हैं तो हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि अब मर्जर के बाद एक रिटेल पोर्शन काफी अग्रेसिव पार्ट ऑफ टोटल लेंडिंग हो चुका है, जहां ऑब्वियसली ग्रोथ कंपैरेटिवली बेटर होगी जो सीवी वाला सेगमेंट है उससे। तो मुझे लगता है अगर एक पार्शियली आप री रेटिंग की उम्मीद कर रहे हैं कि आधे बिजनेस को बेटर प्राइस टू बुक मल्टीपल्स मिलेंगे विज़ावी जो हिस्टोरिकली श्रीराम को मिले हैं, तो वहां पे एक री रेटिंग की गुंजाइश हो सकती है। बट 2.2 के कंसोलिडेटेड प्राइस टू बुक पे शायद ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, और मुझे लगता है जो मतलब टोटल बिजनेस के ग्रोथ रेट्स वगैरह रहेंगे और जो फॉरवर्ड बुक वैल्यू वगैरह रहेगी, उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी री रेटिंग की और गुंजाइश है। बट अगर आप एसओटीपी में दोनों को ब्रेकअप करके देखते हैं तो हो सकता है थोड़ी बहुत आपको और अपसाइड मिले। हिस्टोरिकली जो वैल्यूएशंस मिली हैं, मुझे लगता है जैसे जैसे ये रिटेल बिजनेस को स्टेबलाइज करते हैं और कंसिस्टेंट ग्रोथ वहां से कंपाउंड करते हैं, जैसा मैनेजमेंट भी बोल रही थी गोल्ड लोन्स वगैरह में और नए ब्रांच ओपनिंग्स का जो फायदा है, वो अगर जैसे जैसे ये ट्रैक्शन ला पाते हैं आने वाले समय में, तो हो सकता है रेटिंग और बढ़ जाए। तो हो सकता है आपको जो रिटेल वाला सेगमेंट है उसको आप 3-3.5 तक के प्राइस टू बुक मल्टीपल्स देने लगे तो कंबाइंड प्राइस टू बुक मल्टीपल्स में थोड़ा अपसाइड आपको मिल सकता है। बट अभी करंट वैल्यूएशंस में मुझे लगता है मेरे हिसाब से फेयरली टू फुली वैल्यूड है। मैं एक आधी क्वार्टर देखूंगा कि ये रिटेल वाले बिजनेस में ट्रैक्शन कैसी रहती है, उसके बाद री रेटिंग का कॉल लेना चाहूंगा।